सो हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं द आरटीआई एक्ट 2005 का क्विक रिवीजन। ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं। नाउ आज के इस वीडियो में एमसीक्यूज में इन द एमसीक्यू फॉर्मेट इसका क्विक रिवीजन कर देंगे सो डेट कि आपका ये टॉपिक भी रिवाइज हो जाए। हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है तो हर टॉपिक का मैं आपका क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो डिटेल में बता चुका हूँ बट स्टिल जल्दी से चीज़ें फिर से बताऊंगा। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जो इनेक्ट हुआ था, जो इनेक्ट कब हुआ था, डेट सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि क्या की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। सो इसे इनेक्टमेंट डेट आपसे पूछ सकता है 2005, 12 अक्टूबर 2005। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 से पहले भी एक एक्ट होता था जिससे हम राइट टू फ्रीडम एक्ट बोलते थे 2002। तो उसने राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट ने राइट टू फ्रीडम एक्ट 2002 को रिप्लेस किया था। तो ये आप 2002 ओके, तो वो आप याद रख सकते हो, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है इसका। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ अ फंडामेंटल, ये हमारा एक फंडामेंटल अधिकार है जो आर्टिकल 19(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये डेट आप याद रखें, आर्टिकल याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। इनेक्ट कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005। देखो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये इनिशिएटिव किसका था? बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ अंडर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस के अंदर आते हैं। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट रहता है, जो पूरा टेक ओवर करता, पूरा टेक ओवर देखता, पूरा देख रेख करता है, वो है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। ओके, तो ये हेड आप कह सकते हो अंडर दिस। तो अब इसमें राइट नाउ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन है हमारे इंडिया के? वो है श्री हीरालाल समायरा। ये नाम आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इनका अपॉइंटमेंट, एंड इनका नाम भी आप याद रख लीजिएगा, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर इंडिया के कौन है। ओके, ये क्विकली है। बाकी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम सिटीजन्स, हम जो आम लोग हैं, जो हमें ये पावर देता है कि हम सरकार से सवाल पूछ आप जेके से भी सवाल पूछ सकते हो, आप किसी गवर्नमेंट बॉडी से सवाल पूछ सकते हो कि भाई बताओ कितने फॉर्म लगे, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कितनी पोस्टें आपको रेफर हुई हैं और कब तक आप इसके एडवर्टीजमेंट कराओगे। ये सब कुछ चीज़ें आप पूछ सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ दिस आरटीआई एक्ट। जम्मू एंड कश्मीर में आरटीआई एक्ट 2009 था, बट 2009 अब जब हमारा 370 टूटा तो पहले आरटीआई एक्ट 2005 जो था, जो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल था, बट जम्मू एंड कश्मीर ड्यू टू स्पेशल स्टेटस वी आर हियर this is not applicable, but now after the abrogation it is applicable. So अब 2005 आरटीआई एक्ट हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है, ये आपको याद रखना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, वीडियोस की हेल्प से करवा रहा हूँ, थ्योरी पढ़ाई, बट एट दी एंड गो थ्रू तो आपने नहीं करना है, लास्ट स्टेप आपने उठाना है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। उसके लिए मॉक टेस्ट में खुद से भी इंडिविजुअली आराम से काम डाउन होकर मॉक टेस्ट भी ज़रूर देखिए, तब वो अपना स्कोर देखिए। एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको आपकी हमारे मॉक टेस्ट में ही आपको मिलेगी, या आप हमारा, या देखो मैं मॉक टेस्ट के लिए इतना कहता हूँ कि आपको जहाँ से मिलते हैं ना भाई ले लो, क्योंकि दिस इज़ द हाई टाइम। एक बारी जॉब लग गई तो 500, 600, 700 कोई मैटर नहीं करेगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि जहाँ से मौका मिल रहा है कि जो एक क्वेश्चन भी आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, सो कीप दिस इन माइंड। बाकी मॉक टेस्ट के लिए करना क्या है, हमारी ऐप को डाउनलोड करो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में। मैं इसमें 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लॉट ऑफ थिंग्स आई एम प्रोवाइडिंग ऑन और मॉक टेस्ट। जो चीज़ें मैं वीडियो में कुछ क्वेश्चन जैसे मैं अभी इसमें पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई और क्वेश्चन मुझे इन बिटवीन वीडियोज़ या फिर नोट्स बनाते हुए दिखता है तो वो मैं मॉक टेस्ट में ऐड करता हूँ। जो चीज़ें मतलब एक कंबाइन एफर्ट कह सकते हो, मॉक टेस्ट प्लस वीडियोस प्लस रिवीजन इज द जॉइंट एफर्ट जिसको आपको करना है, एग्जाम आपका प्रॉपरली हो जाएगा उससे। अब कुछ चैप्टर्स हैं इसमें। अब देखो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें प्रेफर नहीं करता कि आप बिल्कुल चैप्टर्स भी पढ़ो, इतना क्वेश्चन डेप्थली नहीं पूछेगा, बट स्टिल एक ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यूज में आपका करवा देता हूँ। चैप्टर 1 में देखो, कोई भी चैप्टर 1 होता है किसी का, तो उसमें प्रीलिमिनरी बाकी डेफिनेशन, शॉर्ट टाइटल्स के बारे में मेंशन किया होता है। चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी बेसिक जानकारी देता है। चैप्टर 2 की बात करें तो जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, जो पीआई होता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, उसकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं, उसको क्या क्या करना है, कितने दिनों तक रिप्लाई करना है, ये सब चीज़ें कहाँ पे मेंशन है, वो है चैप्टर 2 के अंदर। इसमें पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ सेक्शन 5 की बात करूँ तो ये जो मैंने रेड किया उसको याद रख लीजिएगा, डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो ये जहाँ पे मेंशन है इस पोस्ट के बारे में वो है सेक्शन 5 के बारे में, बट स्टिल इतना डेप्थ में नहीं जाएगा। जो क्वेश्चन एमसीक्यूज में आएंगे वो भी आप कर लीजिएगा, तो तब भी आपका काम चल जाएगा, नो वरीज। ओके, उसके बाद आगे देख लेते हैं। इसमें कुछ ये पूरी सेक्शंस मेंशन की गई। चैप्टर 3 में द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में मेंशन है। जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया, उनके टेन्योर के बारे में मेंशन है, उनकी सैलरीज, ये सब कुछ मेंशन है अंडर चैप्टर नंबर
3rd। ओके, इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं, डोंट गो विद द सेक्शंस, डोंट वरी। चैप्टर 4 में स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में है, जैसे एक चीफ इन सेंट्रल लेवल पे आ गया, और चैप्टर 4 में हमारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में है। ओके, इसमें 16 में इनके टर्म्स एंड इनकी ऑफिस कितना रहेगा, सैलरीज कितनी हैं, पावर्स क्या हैं, वो सब कुछ चैप्टर 4 के अंदर है। चैप्टर 5 के अंदर है जी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसमें अपील्स के बारे में मेंशन है, पेनल्टीज़ के बारे में मेंशन है इन चैप्टर 5। ओके, चैप्टर 6 में मिसलेनियस, एंड उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स जो हुई थी वो देख लेते हैं। देखो, इसमें जो अमेंडमेंट 2019 में हुई थी बेसिकली, वो रिगार्डिंग द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर टेन्योर। पहले जो टेन्योर जो जब बनाया गया था ये एक्ट, इसमें जो टेन्योर था चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का वो 5 साल का था। बट जब इसमें अमेंडमेंट हुई तो इसमें ये प्रिस्क्राइब किया गया कि दिस विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इट्स अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट की चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्योर कितना रहेगा। ओके, तो उसके बाद इसके अलावा जो सैलरीज एंड अलाउंसेस थी प्रीवियसली जब ये ओरिजिनली एक्ट बना था, जो अलाउंसेस एंड सर्विसेज ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वर इक्विवेलेंट टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर थी। बट जब इसमें जो अमेंडमेंट हुई तो वो फिर किया गया कि ये अथॉरिटीज़ सेंट्रल को दी गई कि डिटरमाइन करने की कि हाउ मच इज़ द सैलरी टू द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुई थी 2019 में। ओके, अब बात कर लेते हैं जी जो MCQs जिसके लिए आप वेट कर रहे हो कि यार कितने कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। ऑब्जेक्टिव तभी आप बता पाएंगे जब इसको आपको पता होगा कि है क्या जी ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव आप बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। क्या टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, क्या हम किसी का कंट्रोल लेते हैं विद दिस एक्ट, क्या रिस्ट्रिक्ट करते हैं गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन को, क्या टू प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हम प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट फंक्शन। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। RTA एक्ट के तहत जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, ऑफिसर है, बेसिकली इन नॉर्मल केस आपको कोई भी जानकारी चाहिए JKSSB की, आपको किसी की भी जानकारी चाहिए तो आपको कितना टाइम दिया जाता है? कम से कम आपको इतने में रिप्लाई एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, तो विद इन 30 डेज़। बट इन केस ऑफ एमरजेंसी, कोई ऐसा केस होगा जहाँ पे लाइफ एंड लिबर्टी की बात होगी, तो विद इन 48 वर्किंग आवर्स इज द टाइम लिमिट, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, वो एक केसेस होते हैं कि कोई जहाँ पे लाइफ की बात हो जाए, लाइफ एंड लिबर्टी, तो उसमें 48 आवर्स रहते हैं। विद इन हाउ मैनी डेज आफ्टर रिसीविंग ए रिप्लाई ऑन द फर्स्ट अपील, अगर आपको फर्स्ट रिप्लाई मिल गया, आप अपनी सेकंड अपील कर सकते हो कितने दिनों के अंदर? तो दीज आर 90 डेज, याद रखें 90 डेज। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स, कब ये फोर्स में आया? तो ये आया था जी 12 अक्टूबर 2005 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट रिप्लेस्ड विच एक्ट? तो इसने रिप्लेस किया था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को। ये भी आप याद रखें। इसमें कुछ वीकनेस थी, कुछ कुछ चीज़ें थी जो कमियां थी, तो उसको ओवरकम किया विद द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ने। व्हाट इज़ द एज क्राइटेरिया? क्या एज होनी चाहिए RTA एप्लीकेशन फाइल करने के लिए? आप क्या कोई एज है? नहीं जी, कोई एज बाहर नहीं है। आप कितने भी हो आप इसमें फाइल कर सकते हो। द RTA एप्लीकेशन इज एड्रेस टू, तो किसे हम एड्रेस किसको करते हैं? तो ये हम करते हैं जी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को, PIO। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ। देखो, अब ऐसा नहीं है कि अब RTA, अब कोई हमारे वेपन्स बन रहे हैं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप RTA लगा दो कि बताओ जी कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कितने आपके पास पड़े हो न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह, वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। देयर आर सम रूल्स, सर्टेन रूल्स। ओके, तो इसमें से बताना है कि नॉट एग्जेम्प्ट, बाकी तो एग्जेम्प्ट हैं बट एक एग्जाम्प्ट नहीं है। ऑप्शन पढ़ो तो आप आराम से कर पाएंगे। इन्फॉर्मेशन इफेक्टिंग सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देखो कोई ऐसी चीज़ जो हमारी इंटीग्रिटी को इफेक्ट करेगी, क्या वो हमें सरकार हमें देगी? ना देना चाहिए, ना वो हमें देगी, तो ये तो ठीक है, ये एग्जाम्प्ट है। लीडिंग टू द इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, कोई क्राइम को बढ़ावा दे, तो वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें? बिल्कुल नहीं मिलेगी। कैबिनेट पेपर्स बिफोर ए डिसीजन हैज़ बिन टेकन, आपको कोई डिसीजन, अभी कोई रूल लॉ बना नहीं है, कोई रूल एक्ट पास नहीं हो तो आपको पहले बता दे, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बट द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च, तो ये तो हम जान सकते हैं भाई। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमें बता सकती है, तो इट्स नॉट एग्जेम्प्ट। ओके, ये पूरा डिटेल लिखा है। विच सेक्शन ऑफ द RTA एक्ट ऑफ 2005 डील्स विद, तो सेक्शन 8वां किस में? इसमें सेक्शन 8वां इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन भी ले लिया, क्योंकि इसमें जो अभी हमने बात की एग्जाम्पशंस फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो सेक्शन 8 के तहत ये कुछ एग्जाम्पशंस है कि वो हमें जानकारी हमें नहीं देती है सरकार। ओके, तो कौन कौन सी वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। जो भी आप देख लीजिएगा जब आपको ऑप्शन कुछ भी, अगर ऐसे ऑप्शन नहीं है, कुछ और ऑप्शन जहाँ आपको लगे कि हाँ यार ये चीज़ें बता देंगे तो ये तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपको डिफेंस के बारे में बता देंगे, कुछ में इंटरनल मैटर्स, तो वो किसके तहत मेंशन है कि हमें डिस्क्लोज नहीं करनी, जो रूल्स है, दिस इज अंडर आर्टिकल, दिस इज अंडर सेक्शन 8, ये आप याद रखें।
ओके, इफ़ द RTA एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉर द एप्लीकेंट? अगर आपका RTA रिजेक्ट हो गया, आपकी PIO ने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर आपने क्या करना है, उसको फाइल फिर से कर सकते हो विद द सीनियर ऑफिसर ऑफ द PIO. दिस इज द सेकेंड थिंग यू कैन डू आफ्टर रिजेक्शन. Which section of the RTA Act 2005 deals with proactive disclosure of information by the public authorities? तो बस इसमें ये वही है कि इसमें डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इसमें जैसे मैंने पहले आपको बताया, जिसमें सेक्शन मैंने 8 बताया, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी कि डिस्क्लोज नहीं करने, बट अब इसमें क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी द्वारा दी जानी चाहिए, PIO द्वारा देनी चाहिए, और ही मस्ट मेंटेन द प्रॉपर सेट ऑफ रिकॉर्ड्स. तो उसके पास वो रिकॉर्ड्स होनी चाहिए, या फिर किसी भी एजेंसी के पास वो प्रॉपर सेट ऑफ रिकॉर्ड्स होने चाहिए. तो बस यही पूछ रहा है कि डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन किस प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन के सेक्शन के तहत मेंशन है. तो दिस इज सेक्शन 4. सेक्शन 8 के तहत नहीं देनी, सेक्शन 4 के तहत यू मस्ट हैव बी गिवन द इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए. ओके, तो ये यहाँ पे प्रॉपर मैंने मेंशन किया है, जिसमें रिकॉर्ड्स मेंटेन किए होने चाहिए फॉर द इंस्पेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट. नेक्स्ट है जी, अंडर द RTA एक्ट विच इज़ द पेनल्टी ऑफ द फॉर ए PIO हु फेल्स टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विद द स्टिपुलेटेड विद द टाइम रीजनेबल कॉज. देखो, अगर आपका पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कोई भी रीजनेबल कॉज के बिना भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज नहीं करता, जो भी आपने RTA लगाया होगा, तो उसको उसमें पेनल्टी भी लगेगी. ओके, तो कितनी पेनल्टी लग सकती है? मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 250 रुपये पर डे अप टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25,000 रुपीज़. ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C. ओके, मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 250 रुपये पर डे उसको लग सकती है अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता कोई भी रीजनेबल कॉज के बिना. अब पूछ रहा है कि फ़ीस कितनी है RTA एप्लीकेशन फाइल करने के लिए? आप जब RTA लगाते हो तो आपको कितना फ़ीस है? तो दिस ओनली 10 रुपीज़. Okay. Under the RTA Act, who has the power to make rules, carry out the provision of the act? तो rules बनाने का किसके पास इस power है? तो this is under the central government. So option number C is the correct answer for this question. Which section of the RTA Act deals with the appointment of Central Information Commission? Again very important. जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, वेल देखो स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन बन जाएगा, बट जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो तो हमने करने. तो इसमें सेक्शन नंबर 4 मैंने बताया आपको, जिसमें इंफॉर्मेशन रखी होनी चाहिए सब इन्फॉर्मेशन. 8 के अंदर जो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, और सेक्शन 12 के अंदर जिसमें अपॉइंटमेंट बात करता है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की. तो ये है सेक्शन नंबर 12, याद रखें. सेक्शन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द RTA एक्ट इज़ करेक्ट? इसमें से RTA एक्ट की इन्फॉर्मेशन इसमें करेक्ट क्या है? कहता है कि इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑलवेज एग्जाम्ड. क्या ऑलवेज एग्जाम्ड होती है? नहीं, ऐसा नहीं है. कुछ केसेस में इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है. ओनली सिटीजन्स कैन फाइल द RTA रिक्वेस्ट. ओके, RTA एप्लीकेशन कैन बी मेड इन ओनली इंग्लिश. क्या आपको इंग्लिश आनी चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है. प्राइवेट बॉडीज़ आर नॉट कवर्ड. बिल्कुल प्राइवेट बॉडीज़ भी, एंड there are some certain rules, but private bodies when we can file the RTA Act under कुछ इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं. अब इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा कि ओनली इंडियन सिटीजन्स कैन फाइल द RTA Act, यानी कि हमारी नेशनलिज्म इंडियन होनी चाहिए, हम इंडियंस होने चाहिए अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए. कुछ एग्जाम्पशनल केस हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका ही बनेगा कि ओनली सिटीजन्स कैन फाइल द RTA रिक्वेस्ट. आप याद रखें. तो ये हो गया जी आपका RTA एक्ट भी इंपॉर्टेंट रिवाइज. मैंने क्विकली रिवाइज करवाया, आई नो ऑलरेडी डिटेल में हम कर चुके हैं, तो इसलिए, बट स्टिल आई एम श्योरिंग यू कि क्वेश्चन यहीं से आपका आराम से बन जाएगा. अब जितने भी टॉपिक हैं उनको मैं MCQs तो करवा ही रहा हूँ, बट एक क्विकली रिवीजन भी जैसे थ्योरी में करवा रहा हूँ वैसे भी मैं करवा के चलूँगा, ताकि आप लोग, बाकी यार बस आप लोगों को खुद ही करना. मैं आपको अगेन ये चीज़ बोलता हूँ, अगर आप मुझे एज ए मेंटर मानते हैं, एज ए ब्रदर, एज ए टीचर, जो भी मानते हैं, बस मेरा बस यही है कि मैं आपको एक राह बता सकता हूँ, आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ, बट आपको लास्ट स्टेप्स आपको खुद ही चढ़ने. वो कैसे करना है? आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है. आप जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम है. चाहे आप मॉक टेस्ट देते हैं, चाहे आप बुक्स प्रेफर करें, टाइम मैनेजमेंट करो. देखो यार, मैंने, अगर आप मेरे पास 10 दिन बचे हुए तो मैंने कैसे 12 से 15 घंटे बनना. इवन आप, यू डोंट बिलीव, आप मानेंगे नहीं मानेंगे, मैं खुद आपके लिए 15 से 16 घंटे से 18 घंटे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए कितना एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है. एंड आप लोगों के एग्ज़ाम है, बट सीरियसली मैं भी आप ही की तरह सेम फीलिंग है कि यार एग्ज़ाम आ गया, टेंशन हो रही है. सेम फीलिंग मैं आपके साथ ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के लिए मैंने कितनी हार्ड वर्क की है, और आप लोगों ने मेरे पे भरोसा किया, तो आप लोगों ने भी कितनी हार्ड वर्क की है. सो इट्स अ जॉइंट एफर्ट्स, बट एट दी एंड आप ही को करना है. अपना माइंड शांत रखें, कीप फोकस्ड. की अब आलतू फालतू चीज़ों में बट इंडल्ज जो है कि यार एग्ज़ाम आगे होगा पीछे होगा, कुछ भी हो यार, जो होगा सबके लिए होगा, बट आप लोग प्लस फोकस रखें. बस सोचें कि हाँ यार ये एग्ज़ाम है, यू हैव टू क्रैक.
अपना माइंड शांत रखें, सुबह अर्ली उठें। अगर आप किसी भी रिलीजन को मानते हैं तो 5 से 10 मिनट भी दें। माइंड पीस ऑफ माइंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 10 मिनट अगर आप पूजा करते हैं या आप मस्जिद जाते हैं या गुरुद्वारा जहाँ भी जाते हैं, आप 10 मिनट जाइए या घर पे बैठ के कीजिए, देखिए पीस ऑफ माइंड आपको कितना मिलेगा। तो बस चीज़ें, सारी चीज़ें होती हैं, जॉइंट एफर्ट्स होते हैं, तो आपको एग्ज़ाम गो थ्रू करवाएं। बस अपना ही एंड से कोई भी चीज़ मत छोड़ना कि यार ये कर सकता था, ये कर सकता था। बाकी इट्स अप टू गॉड यार, गॉड ने आपके लिए कुछ अच्छा ही लिखा होगा। जो हार्डवर्क कर रहा है ना, यकीन मानो जिसने ऑनेस्टली हार्डवर्क किया है उसको कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में अच्छा लिखा ही है। बट गॉड भी हार्डवर्क मांगता है, सब चीज़ें मिलने के लिए हार्डवर्क ही लगता है आपके लिए। ओके, अपने एंड से कुछ भी कसर मत छोड़ना, बाकी जो होगा देखा जाएगा, वी आर हियर। बाकी भी बड़ी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, बट अपने एंड से ये है कि यार करना है तो करना है, अपने एंड से कोई भी कसर मत छोड़ना। थैंक यू गाइस, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू क्वेश्चंस। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।